हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया शेल्टर फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया शेल्टर फाइनेंस एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करते हैं और इसका जो प्रोडक्ट मिक्स है ये मेनली इसका दो प्रोडक्ट है। एक है आपका होम लोन, दूसरा है लैब। अगर आप इसका मिक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 57% है इसका, इस क्वार्टर में 57% है इसका होम लोन और रेस्ट ऑफ द परसेंटेज आर इन लैब यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q3 FY26 का रिजल्ट के बारे में। मेरे हिसाब से इस क्वार्टर में इंडिया शेल्टर का जो रिजल्ट है, मेरे हिसाब से एक मिक्स नंबर है। रिजल्ट और थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। तो क्यों बेहतर होना चाहिए था, कौन कौन पैरामीटर में रिजल्ट थोड़ा वीक है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका AUM ग्रोथ। अगर आप इसका AUM ग्रोथ देखेंगे तो इसका AUM ग्रोथ हुआ इस क्वार्टर में 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इससे आगे वाले क्वार्टर में यानी कि Q2 में इसका AUM ग्रोथ था 31% यानी कि सेम। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट ने बोला था आफ्टर Q2 कॉन्फ्रेंस कॉल कि 30 से 35 के रेंज में ये लोग अपना रेवेन्यू ग्रो करता रहेगा। सॉरी, रेवेन्यू ही अपना AUM। तो उसी दिशा में इसका रिजल्ट है, तो ठीक ठाक है। फिर चलती इसका डिस्बर्समेंट। इस क्वार्टर में डिस्बर्समेंट 11% से ग्रो किया है। इससे आगे वाले क्वार्टर में यानी कि Q2 में था 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिस्बर्समेंट ग्रो किया था। तो और मैनेजमेंट ने कहा था Q2 के कॉनकॉल में, Q2 के रिजल्ट के बाद जो कॉनकॉल होता है, कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने कहा था कि जो डिस्बर्समेंट का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ H2 में ज़्यादा होगा। लेकिन अब अगर आप देखेंगे Q2 में ग्रोथ था 12%, तो और Q3 में डिसबर्समेंट का ग्रोथ है 11%, यानी कि बढ़ने के जगह आपको थोड़ा घट गया है। तो ये एक दिक्कत है। ये आपको मैनेजमेंट जब कॉन्कॉल होगा तब आपको पता चल जाएगा इसका क्या रीज़न है। तो इस सब बात आपको पता चल जाएगा। फिर चलते पैट। एडजस्टेड पैट आप देखेंगे जो वन टाइम एक कॉस्ट था लेबर कोड की वजह से, तो अगर उसको आप एक्सक्लूड करके देखेंगे तो पैट 33% से ग्रो किया है। तो मोटा मोटी ठीक ठाक पैट है। जैसे आपका रेवेन्यू AUM ग्रो कर रहा है उसी दिशा में, उसी रेशियो में आपका मोटा मोटी पैट ग्रो कर रहा है। अगर आप उस वन टाइम को एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो आपका पैट ग्रो किया है 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। एक बात है। फिर चलते इसका पैट हो गया, सॉरी, GNPA नंबर। तो GNPA नंबर आप देखेंगे, इसका GNPA नंबर 1.2 से बढ़ के 1.5 हो गया। यानी कि Q3 FY25 में इसका GNPA था 1.2%, लेकिन इस क्वार्टर में 1.5%, यानी कि 0.3% GNPA नंबर इंक्रीज किया है। और अगर आप Q2 में देखेंगे यानी कि अगले क्वार्टर में इसका GNPA का नंबर था 1.2%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों टाइम फ्रेम में आपका NPA का नंबर बढ़ा है, GNPA का नंबर बढ़ा है। फिर चलते इसका NNPA यानी कि नेट जो पोजीशन होता है, जो प्रोविजन करता है, नेट प्रोविजनिंग अमाउंट जो होता है, वो मोटा मोटी था 0.9%, वो बढ़ के हो चुका है 1.2%। यानी कि GNPA का नंबर, NNPA का नंबर बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। अगले क्वार्टर में NNPA का नंबर था 0.9, इस क्वार्टर में 1.2, यानी कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ टाइप फ्रेम में GNPA NNPA का नंबर बढ़ा है। ये एक रेड साइन है। इस एक क्यों, हालांकि बहुत कुछ बढ़ा नहीं है, लेकिन ये भी क्यों बढ़ा है, क्या रीज़न है, ये भी आपको जानना चाहिए। कहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कौन सी टिकट साइज का लोन डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ चुका है, ये हम कॉल में आपको क्लियर पता चल जाएगा। फिर चलते इसका 30+ DPD। 30+ DPD का मतलब जो लोग आपका एक EMI मिस कर चुके हैं, यानी कि उसका 30 डेज ओवरड्यू हो चुका है, तो उसका नंबर आप देखेंगे Q3 FY25 में था 3.7%, लेकिन इस क्वार्टर में 5%, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जंप हुआ है 30+ DPD में। अगर आपका 30+ DPD धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो आपका GNPA NNPA का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एक बात है, क्योंकि अगर जब कोई डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो रेफरकेशन आता है आपका GNPA और NNPA नंबर में, तो ये एक बात है। और अगर आप Q2 में देखेंगे 30+ DPD का नंबर था 4.7, यानी कि एक सीक्वेंशियल बेसिस में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपका 30+ DPD का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे इस क्वार्टर में GNPA NNPA का नंबर 30 बिप्स बढ़ा है। तो एक कोरिलेशन है।
ये आपको समझना चाहिए। फिर और एक बात है कलेक्शन एफिशिएंसी, इसका कलेक्शन एफिशिएंसी था 99%, अगले क्वार्टर में भी था, Q3 FY25 में भी था 99% कलेक्शन एफिशिएंसी। लेकिन आप इस क्वार्टर में देखेंगे कलेक्शन एफिशिएंसी घट के हो चुका है 98%। तो आप देखेंगे एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, आपका 30+ DPD बढ़ रहा है, तो इसका रिपरकशन आ रहा है GNPA में, NNPA में, कलेक्शन एफिशिएंसी में, तो पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है। तो पूरा रिजल्ट में एक ही पॉइंट इसका खराब थोड़ा बहुत डाउन हुआ, ये आपका एसेट क्वालिटी। और कुछ कोई भी आपका लेंडर हो, लेंडर के लिए आपका एसेट क्वालिटी सबसे देखने वाली पैरामीटर होता है, क्योंकि आपका अगर आपका एसेट क्वालिटी धीरे धीरे डिटोरिएट करेंगे तो आपका जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। और इंडिया सेल्टर में इस क्वार्टर में आप देखेंगे एसेट क्वालिटी थोड़ा इफेक्ट हुआ है, इसीलिए मैंने पहले ही बताया इस रिजल्ट को हम गुड नहीं कहेंगे। हो सकता है आपका 30+ के ऊपर आपका AUM का ग्रोथ हुआ है, लेकिन हम इसे गुड के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, हम इसे मिक्स कैटेगरी में रखेंगे, एवरेज कैटेगरी में रखेंगे। फिर चलते इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग धीरे धीरे नीचे आया, जैसे आपका रेट कट हुआ था और उसका साथ इसका क्रेडिट वाला कुछ अपग्रेड हुआ था, इसीलिए आप देखेंगे इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग धीरे धीरे नीचे आ रहा है। 8.8 से 8.3 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर पर बोथ टाइप में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आया है। यील्ड इसका मोटा मोटी स्टेबल है और स्प्रेड आप देखेंगे स्प्रेड भी इम्प्रूव किया है। और रेवेन्यू मिक्स इसका होम लोन का परसेंटेज है 57% और लैब का परसेंटेज है 43%, यानी कि मोटा मोटी ठीक है। फिर चलते इसका नीम भी 0.30 बेसिस पॉइंट ग्रो किया है, बहुत ही अच्छा है। और एक बात जो एसेट क्वालिटी के साथ जुड़ा है वो है आपका क्रेडिट कॉस्ट। अगर आपका एसेट क्वालिटी बुरा होगा, आपका कलेक्शन एफिशिएंसी घट जाएगा, आपका डिफॉल्ट रेट बढ़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा आपका ज़्यादा प्रोविज़न करना पड़ेगा, उस प्रोविज़न का नंबर ही आपका क्रेडिट कॉस्ट में आते हैं। तो आप इधर देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट इसका था 0.5 जो बढ़ के हो चुका है 0.6%, यानी कि 10 बेसिस पॉइंट आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था क्रेडिट कॉस्ट 40 से 50 बिप्स के अंदर रखेंगे, लेकिन आप देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ा है। बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बढ़ा है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, इसीलिए आपको कोई भी स्टॉक हो उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसीलिए ट्रैक करना जरूरी है। फिर इसका ROE का नंबर बढ़ा है, जो कि पॉजिटिव है। ROE का नंबर आप देखेंगे थोड़ा बढ़ा है, वो भी पॉजिटिव है। ओपेक्स टू एवरेज ग्रॉस एसेट, जो आपका जो ओपेक्स वाला जो पार्ट होता है वो आप देखेंगे 4.2 था, वो गिर के आ चुका है 4.0%, वो भी अच्छा है। LTV यानी कि लोन टू वैल्यू, तो उसका नंबर 52% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एवरेज टिकट साइज 10 लाख है और सिक्योर बुक 100% है। तो यही इसका पूरा रिजल्ट है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट एवरेज यानी कि मिक्स है, क्योंकि थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, 20-30 बिप्स का इधर उधर हुआ है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा एसेट क्वालिटी टुवर्ड्स डाउन है। वो बाकी बात जो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो तगड़ा रिजल्ट है, इसमें कोई बात नहीं। 2 सेक्टर है, एक आपका डिसबर्समेंट जो मैनेजमेंट ने कहा था उसके अनुसार नहीं हुआ, क्रेडिट कॉस्ट जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था उसके अनुसार नहीं हुआ, और एसेट क्वालिटी थोड़ा डाउन हुआ है। यही मोटा मोटी इंडिया सेल्टर फाइनेंस का मोटा मोटी आपका ये समारी है, रिजल्ट का समारी है। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।